नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल के क्लासेज में हमने देखा था और हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है वो सब्जेक्ट चल रहा है ज्योग्राफी, जिसमें कल का जो चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी। तो कल हम लोगों ने देखा था कि पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या क्या होती है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारा क्या है, तारा जिसके पास खुद का पुष्मा और प्रकाश है, फिर जो ग्रह हैं ग्रह कितने हैं, फिर हम लोगों ने देखा ध्रुव तारा किसे कहते हैं, या नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल में भी एक उसका एक अपना पार्ट है जिसको हम लोग अर्सा मेजर या बिग बियर कहते हैं। उसी तरह हम लोग ध्रुव तारा के बारे में जाने थे, ग्रह क्या है उसके बारे में भी हम जाने थे, ग्रह की शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी उसके बारे में भी हम लोगों ने कल देखा। और 8 ग्रहों में हमने ये बताया भी था कि आ, 2 ऐसे ग्रह होंगे जिनका परिक्रमण काल सबसे कम होगा और परिक्रमण काल सबसे अधिक भी होगा, और 2 ऐसे भी ग्रह होंगे जो अपने अक्ष पे सबसे कम समय में घूर्णन करते होंगे, और एक ऐसे ग्रह भी होंगे जो सबसे अधिक समय लेते होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लासेज में कि सौरमंडल किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सौरमंडल किसे कहते हैं। जैसे कि कल के कंटेंट में भी हमने बताया था कि सौरमंडल क्या है, किसे कहते हैं। तो आज फिर से एक बार क्लास को रिकॉल करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो देखते हैं सौरमंडल हम लोग किसे कहते हैं। सौरमंडल, सौर का अर्थ ही हमने कल बताया था कंटेंट में कि सौल जो है पौराणिक रोमन कहानियों में उसको सोल कहा था, जो सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो सूर्य से संबंधित। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सौर मंडल यानी सूर्य से संबंधित है, तो उसमें ऑटोमेटिकली है कि ये सूर्य रहेंगे ही रहेंगे। सूर्य हो गए, उसके अलावा जो हमारे 8 प्लानेट है, 8 ग्रह हैं वो हो गए, और इन सभी ग्रहों का, इनमें से कुछ ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है, तो उन ग्रहों का उपग्रह भी यानी सैटेलाइट भी होंगे, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। उस खगोलीय पिंड में कौन कौन से खगोलीय पिंड होंगे, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए एवं उल्का पिंड। इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे चीज़ जो मिल के बने हैं, ये क्या हो गए, सौरमंडल हो गए। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सौरमंडल। अगर कोई भी पूछे कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सूर्य हो गए, 8 ग्रह हो गया, उस ग्रहों का उपग्रह हो गया, कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड, इन सारों का जो समूह है, इन सभी का जो समूह है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। ये सभी क्या होगा, एक सौर परिवार होगा, जिसमें मुखिया कौन हो गया, एक सूर्य हमारा हो गया। मुखिया क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो आप कह सकते हैं, जैसे हमने कल भी बताया था कि हर परिवार में कोई ना कोई मुखिया होता है। लेजिस्लेटिव व्यू से, विधायिका व्यू से नहीं कहना है, ये कहना है कि कोई ना कोई ऐसे गार्जियन होते हैं, जैसे हमारे फादर होते हैं, मदर हो गए, तो उस परिवार का कोई ना कोई मुखिया के रूप में रहता है। उसी तरह आइए हम लोग देखते हैं कि अब सौरमंडल में जो जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सूर्य है। सूर्य के बारे में हम लोग जानते हैं, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। मतलब जो हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल में जितने भी सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, जो उल्का पिंड वगैरह, क्षुद्र ग्रह, ये सब देख रहे हैं, उन सारे के सेंटर में मान लीजिए कि अगर है ये जितने भी सौरमंडल में चीज़ें हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए 8 ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, कुछ क्षुद्र ग्रह, ये सब होगा, इन सारे के एक सेंटर क्या कहता है, जो बीच में केंद्रित हो। तो इन सारे ये सौर मंडल के परिवार जो है, इसके बीच में हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ। यह क्या है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। गर्म गैस कौन से, हाइड्रोजन हीलियम का कॉम्बिनेशन होता है, जो काफ़ी क्या होता है, गर्म, एक धधकता हुआ गोला है, जिसके बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ते थे कि सूर्य क्या, एक धधकता हुआ गोला है, आग का गोला है। तो वो गैसों का समूह है जो काफ़ी क्या है, बड़ा भी है, ऐसे तो आकार में भी बड़ा है, और वो अत्यधिक गर्म भी है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है, इसको, इससे क्या आता है, सौरमंडल, जो पूरे सौरमंडल हम लोग देख रहे हैं, उसको एक दूसरे से बांधे हुए रहता है। जैसे हम लोग चुंबक है, चुंबक को अगर हम लोग रख देते हैं, 2 चुंबक को एक ऐसा जगह पे हम लोग रख देते हैं, तो क्या करता है, वो ना इधर हिलने देता है ना उधर डोलने देता है, वो एक जगह केंद्रित कर देता है ना, खिंचाव बल के कारण। तो सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत। जैसे मैंने पिछले क्लास के कंटेंट में बताया था कि तारों के पास अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। प्रकाश होगा तो ऊष्मा भी होगा, यानी कि
प्रत्येक तारे, जितने भी तारे हैं उनके पास खुद का प्रकाश है और ऊष्मा। उसमें से एक तारा हमारा क्या है, सूर्य है। तो सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत। जो हम लोग सौरमंडल जितने भी ग्रह उपग्रह ये सभी चीज़ें हैं, इन सभी के पास तो खुद का प्रकाश है नहीं, तो ये किससे प्रकाशमान होते हैं, ये सूर्य के द्वारा प्रकाशमान होते हैं। लेकिन हम इसको अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। भैया क्यों नहीं महसूस करते हैं, जबकि पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा हमारा कौन सा है, सूर्य है। फिर भी हम इसको महसूस नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि इसकी दूरी कहने के लिए नज़दीक है, बट इसकी दूरी भी लगभग कितना किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे एग्जैक्ट इसका 14.96 करोड़ किलोमीटर है इसकी दूरी, लेकिन राउंड फिगर में आप देख सकते हैं कि ये 15 करोड़ किलोमीटर है। यहाँ से हम लोग फिर से देख सकते हैं, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। यह पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा कौन है, सूर्य है, लेकिन फिर भी इसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ग्रह। अब चूंकि सूर्य पढ़ लिए, सूर्य के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ग्रह पढ़ना है। जो 8 हमारे ग्रह हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, सौरमंडल। सौरमंडल का पहला जो है देख लिए हम लोग सूर्य, जो एक तारा भी है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ग्रह। ग्रह कितने हमारे सौरमंडल में, कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा यहाँ पे सूर्य हो गया, हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य हो गया, तो इनकी दूरी के अनुसार इनके सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, फिर इससे थोड़ी दूरी पे कौन सा ग्रह है, फिर इससे दूरी पे कौन, इस तरह से कुल 8 ग्रह के बारे में हम लोग देखेंगे कि सूर्य से दूरी के अनुसार वो कौन कौन से ग्रह हैं। तो ये एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे कि एक इसका ट्रिक बनाया गया है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो ग्रहों का नाम है। जैसे एम, एम से क्या हुआ हमारा मरकरी हो गया, बुध हो गया। बी से क्या होगा, वेनस हो गया जो शुक्र हो गया। ई से क्या हुआ, अर्थ हो गया जो पृथ्वी हो गया। एम से क्या हुआ, मार्स हो गया जो मंगल हो गया। जी से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस तरह से आप लोग इसको ट्रिक को भी याद सकते हैं। बट दोस्तों मैंने जो ट्रिक बनाया था, इन ग्रहों का फर्स्ट लेटर, जैसे ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है, तो हमने बनाया था बू सु प्रीम। बूसु प्रीम क्या हो गया हमारा, बूसु प्रीम, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद हमारा क्या होता है, वृष। इसके बाद हमारा क्या हो जाता है, वृष। बूसु प्रीम वृष, यानी सूर्य के यहाँ अगर सूर्य है तो इसके बगल में हमारा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया और शनि हो गया। क्या हो गया, बूसु प्रीम। फिर उसके बाद वृष, तब यूरेनस और नेपच्यून। ये चूंकि अपने कतार में आते हैं, हम लोग पढ़ते भी हैं कि यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। तो इस तरह से सूर्य के दूरी के अनुसार क्या हो जाएंगे, यूरेनस और नेपच्यून। तो शुरू से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा ट्रिक क्या हो जाता है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो। फर्स्ट सूर्य के अनुसार क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से कुल हमारे 8 ग्रह होता है, 1 2 3 4 5 6 और यूरेनस, नेपच्यून, कुल मिला के कितने ग्रह हो गए, 8 ग्रह हो गए। तो दोस्तों ये ट्रिक भी अगर अच्छी लगी तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। 1-2 बार याद करेंगे, मुझे लगता है बड़ी आसानी से ये याद हो जाएगी। अदरवाइज ये एनसीईआरटी का खुद का दिया हुआ एक ट्रिक है कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो आप इससे भी देख सकते हैं और इसको भी आप याद कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये जितने भी ग्रह हैं, ये 8 मेरे ग्रह हैं, ये क्या करते हैं, एक निश्चित पथ होगा इनका। बिल्कुल अगर वो निश्चित पथ नहीं रहेगी, सर्टेन अगर उसका सर्किल नहीं रहेगा, सर्टेन अगर घूमने का जो मूवमेंट है, ये दीर्घवृत्ताकार है, अगर ये एक सर्किल पथ पे नहीं घूमेंगे तो ये ग्रहों के जो नियम है उसको फुलफिल नहीं करेंगे। इसके कारण भी जो है हमारा प्लूटो और भी यूबी 313 था, सीरस था, इन सारे को ग्रहों के जो नियम हैं उन नियम को फुलफिल नहीं करने के कारण इनको क्या कहते हैं, इस श्रेणी से हटा दिया गया। तो ये जितने भी निश्चित पथ
जो ये जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ है कि अगर इस तरह से अगर ये दीर्घवृत्ताकार में अगर ये पथ का को तय कर रहा है तो एकदम निश्चित ही इसी डायरेक्शन में ही ये दूरी तय करेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार फैले हुए थे। ये जो भी रास्ते हैं क्या होता है, एक दीर्घवृत्ताकार होता है। जो भी रास्ते हैं क्या है, एक दीर्घवृत्ताकार है फैले हैं। ये कक्षा कहलाती है। ये क्या कहलाते हैं, ये ऑर्बिट कहलाते हैं। ये हो गया इनका कक्षा हो गया। बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है, जैसा कि हमने बताया आपको कि बुध क्या है, सूर्य से सबसे नज़दीक। आप उस ट्रिक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, यानी कि एम से मरकरी हो गया। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप, मैंने जो ट्रिक आपको बताया आप उसको भी देख सकते हैं कि बूसु प्रीम वृष यूरेनस नेपच्यून, तो उसमें बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी कि बुध को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कुल कितना दिन लगता है भैया, 88 दिन। आप देख सकते हैं, बड़ी ही इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। बुध कितना टोटल हो गए, 88 दिन। बुध हमारा जो है सूर्य का चक्कर लगाने में इसको कुल कितना समय लगता है, एक चक्कर, अगर ये एक चक्कर सूर्य का पूरा कर रहा है, यहाँ पे अगर सूर्य है तो एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो ये कितने दिन लगाएंगे, ये कुल 18 दिन लगाएंगे। 88 दिन, सॉरी 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। भाई ये क्यों माना जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानने का रीज़न क्या है, क्योंकि इसका आकार यानी इसका जो साइज हो गया और इसकी जो बनावट है, इसकी जो आकृति है, लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इनको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र और पृथ्वी ये दोनों हमारा क्या हो गया, एक जुड़वा ग्रह हो गया, क्योंकि इनकी जो आकार है और इनकी जो बनावट है, इनकी आकार और इनकी आकृति दोनों किसके समान है, दोनों इक्वल है, एक दूसरे से लगभग इक्वल है, इसलिए इसको जुड़वा बहने भी कहा जाता है। कि दोनों, कभी भी हम लोग घर परिवार में भी देखते हैं कि भाई जुड़वा लड़का हुआ है, जुड़वा लड़की हुआ, क्यों कहता है, क्योंकि लगभग जो उनकी बनावट है, जैसे जिसका आँख, नाक, नैन, नक्शा जो भी है वो सेम है, जो भी उनकी आकृति है और जो भी आकार है, साइज है, वो क्या है, लगभग सेम है, इसीलिए हम लोग जुड़वा कहते हैं। तो उसी तरह शुक्र और पृथ्वी जो है वो दोनों लगभग आकार एवं आकृति में क्या है, समान है, इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन क्या होती है, शुक्र को कहा गया। आगे हम लोग देखते हैं कि अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। मतलब प्लूटो जो था क्या माना जाता था, ग्रह माना था। इसको मिला के कुल हमारे 9 ग्रह हो जाते थे माना था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, क्या चीज़ है, ग्रह नहीं, अन्य खगोलीय पिंड, ये जो हम नाम नीचे दिखा रहे हैं ये क्या है, हमारा खगोलीय पिंड है। 2003 यानी 2003 UB 313, 2003 UB 313, आप इसको देख सकते हैं कि कंपटीशन में भी हो सकता है कि किस ग्रह को जो है 2006 के अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसको ग्रहों का गति ग्रहों के जो नियम थे उससे निकाल दिया गया, यानी ग्रहों का जो रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल नहीं कर पाने का इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो मे भी ऑप्शन रहे, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि 2003 UB 313 सीरस तथा इसको आप खगोलीय पिंड देख सकते हैं, और बौने ग्रह, प्लूटो को क्या कहा जाने लगा, बौने ग्रह। इन लोगों को क्या क्या ग्रहों के जो रूल्स थे उनके नहीं फुलफिल करने के कारण इनको क्या किया गया, ग्रह से दर्जा ख़त्म कर दिया गया, इसको कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी हम लोग देख लेते हैं, जो छोटे छोटे जो है मेन जो शब्द दिए हुए हैं, मेन जो कंटेंट दिए हुए उसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से होते हैं। शब्दों की उत्पत्ति जो होती है, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा के रूप में करते हैं। बिल्कुल, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जो दूसरे शब्द से लिया गया हुआ, जैसे ऊपर भी हम लोगों ने देखा है बहुत सारे वैसे शब्द थे जो दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए, उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्या है, एक अंग्रेजी शब्द है। यह किससे लिया गया है,
यह ग्रीक भाषा से लिया गया। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया कि ग्रीक, यूनान, ये सब जो भी चीज़ें हैं ये मैक्सिमम आपको मिलेंगे ये भाषा, इन्हीं से कुछ ना कुछ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी का, यानी कि ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी के बारे में जो भी व्याख्या किया जा रहा है, पृथ्वी के बारे में जो भी बताया जा रहा है, उसको हम लोग क्या, जियोग्राफी, है ना। जियो मीन्स पृथ्वी होता है। आप आगे आप देख सकते हैं ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द, जी ई मतलब जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी, एंड ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना, यानी पृथ्वी के बारे में लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक हम लोग क्या करते हैं, विस्तार से देखते हैं। उसके ये 2-3 चीज़ ऐसे हैं जिसको आप बेहद एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी दोस्तों काम आएगा। अगर हम लोग जियो को क्या मान लेते हैं, जियो को अगर हम लोग देखते हैं तो जियो प्रीफिक्स हो गया। इस प्रीफिक्स में कौन कौन से अगर हम सफिक्स लगा देते हैं तो एक टर्म बनेंगे जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे जियो ले लेते हैं, हमारा प्रीफिक्स हो गया। जियो के बाद आने वाले सफिक्स, अगर जियो में हम लोग लॉजी लगा देते हैं, जियो में क्या लगाते हैं, लॉजी, तो ये पृथ्वी का अध्ययन करने के व्यू से आएगा। जियोलॉजी, जियोलॉजी हमारा क्या हो गया, पृथ्वी का अध्ययन, यानी पृथ्वी के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें पृथ्वी में क्या क्या चीज़ पाया जाता है, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में उसके अध्ययन करेंगे, यानी पृथ्वी का एक तरह से क्या हो गया, ये अध्ययन हो गया। उसके बाद में फिर हम लोग जियो के साथ अगर हम लोग मैट्री लगाते हैं, यानी जियोमेट्री, जियोमेट्री दोस्तों लोग हम लोग देखते ही हैं कि ज्यामिति के रूप में कहते हैं, तो इसका सीधा सा सेंस निकल रहा था। हम लोग देखते होंगे ना कि जियोमेट्री, भैया आपके पास जियोमेट्री का बॉक्स है क्या, कहने का मतलब है कि मापन वगैरह के दृष्टिकोण से आता है। तो जो पृथ्वी का मापन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, जियोमेट्री। क्या कहेंगे, जियोमेट्री। आप लोग फिर से अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से मैं बता रहा हूँ कि आप इसको बड़े ही सरल और सहज तरीके से याद कर सकते हैं। ये तो बड़े सिंपल तरीके से आपको मुझे लगता है कि याद हो गए होंगे। जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का माप, जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी, मेट्री का मतलब हो गया मापन, यानी कि पृथ्वी के मापन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, जियोमेट्री शब्द का प्रयोग किया गया। उसी तरह आपने देखा, मैंने आपको बताया कि जियोलॉजी, जियोलॉजी का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पृथ्वी का अध्ययन, क्या हो गया, पृथ्वी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उस प्रक्रिया को एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, जियोलॉजी। आगे हम लोग देखते हैं जियोइड, जियो में अगर हम लोग ऑइड लगा देते हैं तो वो क्या हो गया, जियोइड। हम लोग देखते भी हैं कि बहुत सारे आकार वगैरह के नापने वगैरह के लिए जो है आकार के में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, ऑइड कहते हैं, यानी जियोइड। जियोइड क्या हो गया, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ये क्या हो गया, पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के समान हो गया, ठीक ना। आगे हम लोग देखते हैं क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, चलिए हम लोग देखते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। बिल्कुल सही बात है, खासकर पूर्णिमा के दिनों में हम लोग काफ़ी जो है अट्रैक्ट होते हैं चंद्रमा के तरफ, क्योंकि वो जो दिन होता है पूर्ण उजाला रोशनी भरा होता है, जो कि काफ़ी हर इंसान को मोहित करता है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, खगोल शास्त्री कहते हैं। अब खगोल के बारे में जो अध्ययन करेगा उसको क्या कहेंगे, शास्त्री कहेंगे। यानी खगोलीय पिंडों के अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, खगोल शास्त्री। हम लोग कहते हैं ना कि भैया ये शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी क्यों हैं भैया, भैया उस फील्ड में वो काफ़ी क्या है, महारत हासिल कर लें, इनको हम लोग शास्त्री जी कहते हैं। उसी तरह खगोल के बारे में जो अध्ययन करेगा उसको क्या कहेंगे, खगोल शास्त्री कहेंगे। उसी तरह हमारे भी भारत के सबसे प्राचीन, जिनको कहा गया कि सबसे बेहतरीन खगोल शास्त्री कौन थे, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट हमारे क्या थे, एक सबसे प्राचीन क्या थे, खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। हमने ऊपर के कंटेंट में भी देखा था कि किसी भी ग्रहों के पास अपना खुद का ना प्रकाश है ना खुद का ऊष्मा, वो क्या लेते हैं, वो तारों से जो है उनसे प्रकाश और ऊष्मा
प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह तारा हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो सूर्य के प्रकाश से ही जितने भी ग्रह हैं, और यानी कि चंद्रमा है, कहने का मतलब उपग्रह हैं, वो सब क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे। ये बिल्कुल एक समझने की चीज़ है। ये बताई जा रही है कि आप जितने भी वर्ल्ड में आप देख रहे हैं, जो जो खगोलविद है, खगोलविद कहने का मतलब जो कि खगोल के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, जो जानकार हैं, वो क्या कर रहे हैं, ब्रह्मांडों के रहस्य को ढूंढने में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग उन ग्रह के बारे में पढ़ा, ग्रह कितने होते हैं, किस किस प्रकार से ग्रह होते हैं। अब उस हम लोग ग्रह में एक ग्रह हमारा है पृथ्वी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह पृथ्वी तीसरा है। आप देख सकते हैं कि मैंने जो ट्रिक बताया था, बूसुप्रीम, बूसुप्रीम, ये देख सकते हैं कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारा पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के अनुसार में क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। आकार में यह का कितना बड़ा, आकार का भी ट्रिक दोस्तों मैं बताऊंगा। इसी बूसुप्रीम जो है, बूसुप्रीम, वृष, यूरेनस, नेपच्यून, इसी ट्रिक से जो है आपका आकार में भी हो जाएगा। वो भी मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। पहले इस कंटेंट को हम लोग देख लेते हैं। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह, आकार में कितना बड़ा है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। देख सकते हैं यह ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है। जैसे अगर ये मैंने पृथ्वी बना दिया, माफ़ करेंगे दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ, ये जैसे मैंने, ये काफ़ी वो हो गया। ये कहने का मतलब अगर ये मैं बना रहा हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ध्रुव हो गया है ना, इसका जो ध्रुव हो गया, ये ध्रुवों पे क्या है, थोड़ी सी चपटी है। चपटी कहने का मतलब अगर इसको खूब सर्किल करना तो सर्किल ना होकर थोड़ी सी धसी हुई है। ये क्या है, थोड़ी सी धसी हुई, यानी कि चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा था। भाई भू आब क्यों कहा था, क्योंकि ये ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी है। चपटी होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है, इसके आकार को भू आब कहा था। अब भू आब का अर्थ क्या होता है वो हम लोग देख सकते हैं। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के क्या है, समान आकार है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पे ही पे। जैसे हम लोग पृथ्वी पे रह रहा है तो क्यों रह सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग, आखिर कुछ ना कुछ यहाँ पे हम लोग के जीने के लिए वैसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम लोग अर्थ पे जो है रह पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके कारण जो भी व्यक्ति है पृथ्वी पे सर्वाइव कर पाता है। तो पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। कहने का मतलब है कि वेदर जो यहाँ का है, वेदर इस हिसाब से है, ऐसा अनुकूल हिसाब है जिसके कारण हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। पहली तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पानी एवं वायु स्थित है। बिल्कुल जीने के लिए जैसे हम लोग को पानी जरूरी है, वायु जरूरी है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं पृथ्वी पे पाई जाती हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जो हम लोग सांस लेते हैं, जो जीने का सबसे बड़ा आधार है, वो इस पृथ्वी पे मौजूद है, जिस कारण से हम लोग जीवित रह पाते हैं। अगर ऑक्सीजन न रहे दोस्तों तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण यहाँ रहना दुर्लभ हो जाएगा। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह, बिल्कुल अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जीवन है, जीवन सर्वाइव करने की चीज़ें हैं। यहाँ पे जो जो जीवन सर्वाइव करने के लिए चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें, पानी है, वायु है, सांस लेने के लिए गैस है, और भी अनुकूल वातावरण है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, इसको अद्भुत ग्रह के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की बताए। आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव के व्यू से आपको देख सकते हैं, ये काफ़ी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि अगर अंतरिक्ष से हम लोग देख रहे हैं तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाएगी। भैया नीले रंग की क्यों दिखाएगी, ये हम लोग बिल्कुल रटी रटाई बात तो पढ़ नहीं रहे हैं। जब भी इस चैनल पर आप देखेंगे कॉन्सेप्चुअल के साथ देखेंगे, विथ ट्रिक के साथ देखेंगे, काफ़ी सहज और सरल भाषा में बताया गया ये चैनल है। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमेशा नीले रंग की दिखाई पड़ती है। नीले रंग की काले क्यों नहीं दिखाई देते हैं, उजले क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है, कहने का मतलब है 2/3, आप देख सकते हैं, इंटू हम लोग 100 करते हैं तो ये हो गया
लगभग 33/99 होता है, तो 33 दूना 66%, यानी कि कह सकते हैं कि आधा से अधिक, लगभग भैया आप लगभग 70% के आसपास में देख सकते हैं यहाँ पानी ही पानी है। यहाँ क्या है, ये वाटर से ढकी हुई है। किससे ढकी हुई है, वाटर से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, भैया पृथ्वी पे रह के पृथ्वी को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनाई जाती है वो बनाई इस क्या जाती है कि अगर हम लोग अंतरिक्ष से देख रहे हैं तो हमारा पृथ्वी, यानी कि दूर से देख रहे हैं तो हमारा पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो पृथ्वी हमारा बिल्कुल नीला दिखाई देता है। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है, क्योंकि ये 2/3 सतह जो है पानी से भरा हुआ। अब ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि पृथ्वी पर जो है पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा है, तो 2/3, उसके हिसाब से आप प्रतिशत भी आगे पीछे 2/3 × 100 करके भी निकाल सकते हैं। लगभग 66-67% की पानी की मात्रा, जिस कारण इसको क्या कहा गया, नीला ग्रह। अगर कोई पूछे कि नीला ग्रह किसे कहा गया है, तो पृथ्वी को कहा गया। आगे हम लोग पृथ्वी के बाद देखते हैं कि पृथ्वी का दोस्तों उपग्रह है। हर ग्रह का अपना सैटेलाइट है। सैटेलाइट कहने का मतलब है उपग्रह है। तो पृथ्वी का कौन सा एकमात्र उपग्रह है, वो क्या है, चंद्रमा, जिसको हम लोग नंगी आंखों से बड़े आसानी से, बड़ी खूबसूरती से जो मोहित करने वाला है, उसको हम लोग रात में देखते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह, कितनी उपग्रह है, एक उपग्रह है। वो कौन सा है, चंद्रमा है। इसका जो व्यास है, डायामीटर, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। अब मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ, ये तो मान लीजिए कि चंद्रमा का फोटो है, अगर ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी का जो ये व्यास हो गया, ठीक है, पृथ्वी के व्यास का केवल कितना, अगर मान लीजिए कि भैया अगर इसका व्यास 4 मीटर है, तो पृथ्वी का व्यास 1/4 कह रहा है, 1/4, यानी 4 से 4 कट जाएगा, 1 मीटर इसका क्या हो जाएगा, इसका डायामीटर कितना हो जाएगा, 1 मीटर, यानी पृथ्वी का 4 मीटर है तो इसका 1 मीटर हो जाएगा। वही कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो भी व्यास है उसका 1/4 चंद्रमा का है। ठीक है, आप बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे मेरी इस बातों को। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। और भी बहुत सारे खगोलीय पिंड हैं जिनसे क्या है, यह काफ़ी नज़दीक है। भाई जो नज़दीक रहेगा वो अमूमन क्या है, बड़ा दिखाई देगा। देख सकते हैं पिंडों के नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ये एग्जामिनेशन के व्यू से ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोग याद करेंगे। ये कितना है, 3,84,400 किलोमीटर है। ये कंटेंट ऐसा है जिसमें कहीं से ट्रिक काम नहीं करेगा, तो इसको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। 3,84,400 किलोमीटर है। कितना है, 3,84,400 किलोमीटर। यह पृथ्वी से लगभग कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से हो गई। और हमने सूरज का क्या देखा था, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, उसके राउंड फिगर में हम लोगों ने कितना देखा था, 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी हो गई, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना करें। अब ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी काफ़ी अंतर हो जाएगा। अगर सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, कितना है, सॉरी दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर है, और ये कहाँ लगभग 3,84,000, मान लीजिए राउंड फिगर में 4 लाख किलोमीटर है, तो ये काफ़ी का अंतर है, आप देख सकते हैं। अब ये दोस्तों एक रोचक तत्व हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। ये रोचक तत्व हमारा क्या है, नील आर्मस्ट्रांग जी के बारे में बताया जाता है। ये पहले व्यक्ति हैं, बिल्कुल आप इसे याद करेंगे, ये पहले व्यक्ति हैं जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति थे। कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। अब देखिए दोस्तों, इसको आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा, अब देखिए पृथ्वी हमारा किस कलर का है, नीला कलर का, ब्लू है, तो पृथ्वी का ही उपग्रह हमारा क्या हो गया,
चंद्रमा हो गया। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें नहीं याद है। जिन्हें याद है उन्हीं के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जिन्हें नहीं याद है वो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी क्या है, नीला है, और पृथ्वी की ही उपग्रह हो गई चंद्रमा, तो चंद्रमा को भी हम लोग नील ले सकते हैं। तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग, इनके आर्म जो इतने स्ट्रॉन्ग थे, इनके जो बाजू थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, जिसके कारण इन्होंने सबसे पहले ही चंद्रमा पे कदम रखा। सबसे पहले क्या रखा, चंद्रमा पे कदम रखा। तो हमारा ये ट्रिक रखते हैं, नील को चंद्रमा, यानी कि पृथ्वी नीला कलर की है तो चंद्रमा को भी नीला लेते हुए, तो नील आर्म स्ट्रॉन्ग, इनकी बाजू जो है काफ़ी जो है क्या थी, मजबूत थी, जिसके कारण इन्होंने चंद्रमा पे सबसे पहले कदम रखा। और कब रखा भैया, 20 जुलाई। विथ मंथ भी हम लोग याद रखेंगे, डेट विथ मंथ, क्योंकि ये कभी कभी एग्जामिनेशन में, आजकल के एग्जामिनेशन में सीधे आपको ये 1969 नहीं दिए रहेंगे, उसमें डेट विथ मंथ रहेंगे, तो आप वो भी याद रखेंगे। 20 जुलाई को कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को ये सबसे पहले चंद्रमा के सतह पे कदम, यानी सबसे पहले जो चंद्रमा है, चंद्रमा का जो सतह उतरे होंगे, उतरने के बाद जो सतह पे पैर रखे होंगे, तो सबसे पहले कौन रखे होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मालूम कर कि कोई भारतीय चंद्रमा पर बिल्कुल गया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये देख रहे हैं आप लोग कि रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये मानव निर्मित उपग्रह है। ये क्या है, मानव की तरह, वो उपग्रह नहीं दोस्तों कि ग्रह का जो अपना उपग्रह था, ये मानव मैन मेड सैटेलाइट है, ये मानव के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, क्या है, खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। कहने का मतलब है, ये हो गए सूर्य और ये सब हमारे अगर हो गए ग्रह, तो ये सारे किसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सारे सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। किसके चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये मान लीजिए ग्रह है और ये इनका उपग्रह है, तो ये किसका चक्कर लगा रहे हैं, उपग्रह का चक्कर लगा रहे हैं। यानी कि तारा का चक्कर कौन लगा रहा है, एक तारा सूर्य है जिसका चक्कर चारों तरफ 8 ग्रह लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं, 8 ग्रह लगा रहे हैं। अब ग्रह का भी अपना उपग्रह है, यानी कि दादाजी का बेटा, दादाजी हमारे कौन होगा, सूर्य होगा, दादाजी का बेटा कौन हो गया, पापा होगा। तो ये ग्रह 8 ग्रह क्या होगा, पिताजी होगा। तो ये पिताजी किनका चक्कर लगा रहे हैं, दादाजी का चक्कर लगा रहा है। और पिताजी का चक्कर कौन लगा रहा है भैया, तो पिताजी का चक्कर उनका बेटा लगा रहा है, यानी उपग्रह लगा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है, क्या है, खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जो ग्रहों के चारों ओर क्या लगा, चक्कर लगा, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं मानव निर्मित। अभी जैसे आपने इस चित्र 1.4 में देखा है कि मानव के द्वारा बनाया गया ग्रह, वो तो हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन ये जो मानव के द्वारा जो बनाया गया उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। कौन किस तरह का पिंड है, कृत्रिम। कृत्रिम कहने का मतलब है जो आदमियों के द्वारा जो मैनमेड होता है। ये कौन सा पिंड था, खगोलीय पिंड था। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये आखिर उपग्रह हम लोग बनाते क्यों, उपग्रह इसलिए बनाया था कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड की कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या हुआ नहीं हुआ, ब्रह्मांड से हम लोग क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसे तथ्यों को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस उपग्रह को मानव के द्वारा बनाया जाता है, या पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए भी जो है बनाया जा सकता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब इस उपग्रह को किसके माध्यम से भेजता है, रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है। यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। कहाँ स्थापित किया जाता है, पृथ्वी का जो अपना ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में इसको क्या करते हैं, स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया था। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। अब इसको आप देख सकते हैं कि भारत का वैसा कौन कौन सा सैटेलाइट है, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया ऐसा कौन कौन सा सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष में उपस्थित है, स्पेस पे उपस्थित है। आप इसमें देख सकते हैं पहला उपग्रह हमारा इनसेट, पहला उपग्रह क्या है, इनसेट है, भारतीय उपग्रह है, जो अंतरिक्ष में इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया। फर्स्ट आपने क्या देखा, इनसेट, इनसेट यानी अंदर में सेट किया, कहाँ सेट किया गया है, अंतरिक्ष पे सेट किया गया। IRS, आप इसको भी देख सकते हैं, आई से इंडियन आप ध्यान रख सकते हैं, इंडिया का है। IRS
एडूसैट, यानी 3 हमारे हो गए, इनसेट, IRS, एडूसेट। ये 3 ऐसे भारतीय सैटेलाइट हैं, भारतीय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में उपस्थित हैं। कौन कौन से हो गए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं दोस्तों, काफ़ी सहज। ये भी इन है, आई से शुरू हो रहा है, ये भी आई है। कहने का ये तात्पर्य है, आप इसको ट्रिक के रूप में, आई से इंडिया की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इनसेट, IRS और एडूसैट, ये हमारे 3 ऐसे भारतीय उपग्रह हैं जो कहाँ छोड़े गए हैं, अंतरिक्ष में छोड़े गए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा क्या, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जैसे हर ग्रह का अपना एक चक्कर होता है, एक चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, उसी तरह हर उपग्रह अपने ग्रहों के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। तो हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपग्रह। किसका उपग्रह है भाई, पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये जब चक्कर लगा रहा है तो अपना एक चक्कर जो ये पूरा करता होगा, मान लीजिए जैसे ये हो गया हमारा पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी के चारों तरफ ये जो चंद्रमा है, एक चक्कर जब पूरा करता होगा तो एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, ये 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है चंद्रमा, 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा लेता है। यानी कि इसका अपना अक्ष है, मान लीजिए कि ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा ये अक्ष है, तो ये जब सर्किल ये जो घूमता होगा, ये अपने अक्ष पे एक चक्कर भी पूरा इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता। आप इसको बड़े इत्मीनान से देखेंगे। यानी चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पे भी उतना ही एक चक्कर पूरा करने में सेम समय लेता है। यानी कि 27 दिन में वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और अपने अक्ष पे भी चक्कर लगा रहा है। तो कुल मिला के इसका जो है आप देख सकते हैं कि परिक्रमण और घूर्णन दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव न देकर, ऑब्जेक्टिव तो हमारा हो गया कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में और अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लेता है, ठीक है। लेकिन आप इसको सब्जेक्टिव के रूप में देख सकते हैं कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही क्यों दिखाता है। यहाँ से हम लोग नीचे से अर्थ से देख रहे हैं चंद्रमा का, तो आप लोग फ्रंट का साइड देखते हैं, बैक का क्यों नहीं साइड देखते हैं भाई। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो पृथ्वी का जब परिक्रमण करती है, एक चक्कर लगाती है और अपने अक्ष का जो चक्कर लगाती है, वो दोनों क्या है, समान है। दोनों कितना समय लेता है, 27 दिन का समय, जिस कारण जो है सिर्फ उसका हम एक भाग ही देख पाते हैं, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ, जैसे पृथ्वी के लिए और जीवन के लिए क्या था, अनुकूल था। यहाँ पे पानी है, हवा में भी ऑक्सीजन है, जिसके कारण हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है। अनुकूल वातावरण है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडा। लेकिन चंद्रमा की जो बात है, वहाँ जीवन अनुकूल नहीं है। क्यों अनुकूल नहीं है, इसका कुछ रीज़न होगा भाई। तो इसकी सतह पर पर्वत, जो हमारा सतह है, पर्वत है, मैदान है एवं गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा का जो सतह है, किसके कारण, पर्वत होने के कारण, मैदान होने के कारण, गड्ढे होने के कारण सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो पूर्णिमा की दिन है, उस दिन हम लोग अगर इसकी छाया को देखना हो तो बड़े आसानी से इसकी छाया को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों ने खगोलीय पिंड देखा। खगोलीय पिंड में हम लोग किसको चर्चा कर रहे थे, क्षुद्र ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं और क्या होते हैं, उल्का पिंड। ये 1.5 में आप देख रहे होंगे, तस्वीर जो देख रहे हैं, चित्र जो देख रहे हैं, ये किसकी है, ये क्षुद्र ग्रह की। तो देखते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अलावा, तारा तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ग्रह भी पढ़ लिए, उपग्रह भी पढ़ लिए, इसके अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। छोटे पिंड कहने का मतलब है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पत्थर जो होता है, छोटे छोटे पत्थर तो देखते हैं, उसी तरह जो है बड़े बड़े असंख्य छोटे पिंड जो है, ये क्या करते हैं, ये सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
एक तरह से कहा जाए कि पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, जिसको पिंड के रूप में यहाँ जोग्राफिकल टर्म के रूप में बताया जा रहा है कि असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह क्या कहते हैं? वैसा अनगिनत छोटे छोटे पिंड जिसको आम बोलचाल के भाषा में वैसा छोटका छोटका पत्थर, वैसा छोटा छोटा पत्थर जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसको ज्योग्राफी भूगोल की भाषा में बोलेंगे वैसा अनगिनत छोटे पिंड, वैसे असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। और स्पेसिफिक आप देखेंगे कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में चक्कर लगाते हैं यानी पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे ये हो गया हमारा मंगल, भाई शॉर्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट लेटर लिख रहा हूँ, और ये हो गया हमारा बृहस्पति। अब ये दोनों देख सकते हैं, इन्हीं दोनों के पीछे जो असंख्य छोटे क्या होते हैं? छोटे क्या होते हैं? पत्थर हमारे होते हैं। यानी क्या कहते हैं इसको हम लोग? छोटे छोटे पिंड जो होते हैं। तो किन दो ग्रहों के बारे में आप देख सकते हैं, एक हमारा मंगल हो गया, एक हमारा बृहस्पति हो गया। इन्हीं दोनों के बीच में जो है हमारा क्या पाया जाता है? ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति। तो आप लोग याद करेंगे इसको, मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में आप लोग देख सकते हैं कि ये हो गया मंगल। मंगल के बाद में क्या होता है? बुध होता है। मंगल के बाद बुध और बृहस्पति, आप इसको देख सकते हैं। मैं जस्ट ट्रिक के रूप में बता रहा हूं दोस्तों। तो ये मंगल हो गया। अब बुध को छोड़ देंगे, बुध ना होके बुध के बीच में यहाँ बहुत छोटे पत्थर पाए जाते हैं। तो मंगल बीच में बुध के जगह पे ये आ गया पत्थर, बुध के जगह पे क्या आ गया? छोटे छोटे पिंड आ गया, पत्थर हो गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया? बृहस्पति हो गया। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में बुध के जगह हमारा क्या होगा? छोटे छोटा पत्थर हो गया, छोटा छोटा पिंड हो गया। तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, यानी क्षुद्र ग्रह हमारे पाए जाते हैं। तो आप ट्रिक से भी देख सकते हैं, मंगल के बाद बुध ना होकर बृहस्पति है, तो बुध के जगह छोटे छोटे पिंड हो गए। आगे आप लोग देख सकते हैं कि ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग होते हैं। इसके कहने का मतलब है कि आप क्षुद्र ग्रह को आप मान सकते हैं कि ये भी क्या है? एक ग्रह है, ग्रह का पार्ट है। ग्रह की क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने के कारण ये क्या है? ग्रह का दर्जा इनको नहीं मिला, लेकिन ये ग्रहों से टूट के ही अलग हुए हैं। तो टूट के अलग होने के बाद एक छोटे छोटे पिंड के रूप में है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं उल्का पिंड क्या कहते हैं। हम लोग ने देखा था खगोलीय पिंड में हम लोग दो चीज़ देखे थे, क्षुद्र ग्रह जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि वो असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो दो ग्रहों मंगल और बृहस्पति, बीच में बुध के जगह पिंड आ जा रहा है, तो उनके बीच में ये पाए जाते हैं। ग्रह का ही पार्ट है, ग्रह से ही टूट के ये क्षुद्र ग्रह बने हुए हैं। अब हम लोग देखते हैं उल्का पिंड। क्या देखते हैं दोस्तों? उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। अब जैसे हमारा क्षुद्र ग्रह जो था वो मंगल और बृहस्पति के बीच में ही था, लेकिन अब ये उल्का पिंड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। पत्थर का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, यानी पत्थर कह सकते हैं, ये चक्कर कहाँ लगाते हैं? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कहाँ चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर है। क्षुद्र ग्रह से टूट के बना हुआ है पिंड है जो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है, और उल्का पिंड क्या है? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला छोटा छोटा पत्थरों का एक टुकड़ा है ना, पत्थरों का क्या है? टुकड़ा, जिसको उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। भैया कि ये सूर्य का चक्कर लगाते ये पृथ्वी के इतना समीप आ जाते हैं, इतना नज़दीक आ जाते हैं कि जैसा लगता है कि ये क्या है कि पृथ्वी पे गिरने ही वाले हैं। यानी जैसे कि लगता है कि ये पृथ्वी पे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, अब गिर जाएंगे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं।
आप देख सकते हैं कि जब ये चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक आते हैं, तो उस प्रक्रिया के दौरान जब वायु की तेज़ गति होती है, तो उस वायु के घर्षण से ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, क्या होते हैं, वायु के जब घर्षण होता है तो ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं। पत्थर क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं वायु के घर्षण से। वायु जब इनसे टकराता होगा, रगड़ाता होगा, तो ये छोटे छोटे पत्थरों क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होते हैं, गर्म होकर जलने लगते हैं। और उस जलन के फलस्वरूप ये चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सटीक बात है कि अगर कोई चीज़ गर्म हुआ, गर्म होकर जलने लगा, तो ये प्रकाश उत्पन्न करेगा ही करेगा। कभी कभी कोई उल्का पिंड क्या होता है, पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते। अब काफ़ी तेज वेग से जलते हुए अपने स्वभाव से अगर कोई आ रहा है, तो ये जब पृथ्वी पे गिरेगा तो अमूमन इतना गतिमान होगा, इतना काफ़ी तेज वेग से आएगा, तो वहाँ स्वाभाविक है कि गड्ढे का निर्माण होना ही होना है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? बिल्कुल, मैंने तो जब मैं छत पे सोता था तो काफ़ी इसी चीज़ का गणना करता था, और यही चीज़, इस दृश्य को देखकर मैं खो जाता था। यह लाखों तारों का समूह, यह एक दो तारों का समूह नहीं है, ये क्या है, लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी क्या कहती है, आकाश गंगा कहलाती है, यानी मिल्की वे। अगर हम लोग देख सकते हैं तो हमारा जो गैलेक्सी है, हमारा गैलेक्सी क्या है, हम दोस्तों ये जानना चाहते हैं कि हमारी गैलेक्सी कौन सी है। यह पट्टी आकाश गंगा यानी मिल्की वे है। हमारी जो आकाश गंगा क्या है, वो गैलेक्सी कौन सी है, आकाश गंगा, ये मिल्की वे है। हमारा मिल्की कहने का मतलब आप इसको याद कर, सफ़ेद पट्टी, चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कहा गया है, दूध के तरह। ये कैसा है, दूध के तरह चौड़ी सफ़ेद पट्टी। दूध का जो आकार होता है, दूध का जो कलर होता है, दूध की जो बनावट आकृति होती है, वो सफ़ेद की होती है। यानी जो उसकी जो पहचान होती है, दूध की पहचान क्या है, सफ़ेद है, इसलिए इसको मिल्की वे कहा गया, यानी आकाश गंगा। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है, कहने का मतलब है जो ये गैलेक्सी है यानी आकाश गंगा है, इसी आकाश गंगा का एक पार्ट हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल में क्या हो गया, यानी कि सूरज हो गया, देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 8 ग्रह हो गए, इस ग्रह का उपग्रह हो गया, इसमें क्षुद्र ग्रह हो गया, इसमें उल्का पिंड हो गया। यानी ये किसका पार्ट है, ये गैलेक्सी का ही पार्ट है, यानी आकाश गंगा यानी मिल्की वे का ही पार्ट है। प्राचीन भारत में आप देख सकते हैं, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। मतलब बहुत पुराने काल में कहा गया है कि इसका जो इमेजिनेशन है, हम लोगों ने जो कल्पना किया था कि जो आकाश में क्या है, ये एक बहती नदी के समान है। चूँकि ये क्या है, सफ़ेद चौड़ी पट्टी थी, सफ़ेद चौड़ी पट्टी थी, जैसे लग रहा था कि एक कोई नदी का धारा बह रहा हो। क्या है, नदी का धारा बह रहा। इसलिए जो है पहले के ज़माने के लोग ये कल्पना मात्र की है कि बहती हुई नदी की से इसका तुलना कर दिया गया। इस प्रकार इसका नाम जो है आकाश गंगा पड़ता। आकाश गंगा पड़ने का रीज़न क्या है, ये जो कल्पना किया गया था कि हाँ ये प्रकाश जो प्रकाश की एक बहती, ये जो आकाश गंगा है, यह एक नदी है। वो भी कैसी नदी है कि प्रकाश की एक बहती हुई नदी है, जिसके कारण इन लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, आकाश गंगा। गंगा कहने का मतलब नदी है, ये आकाश में बहती हुई एक नदी है जिसको आकाश गंगा कहा गया है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। अब आकाश गंगा जो है, इसमें असंख्य अनगिनत तारे हैं, फिर बादल भी हैं, बहुत सारे गैस भी हैं। आप देख सकते हैं आकाश गंगा में क्या क्या चीज़ है, अरबों खरबों तारे होंगे, उसमें कुछ बादल होंगे, गैसें हैं, ठीक है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। कहने का मतलब है हम लोग का तो अपना आकाश गंगा है, ठीक है। उस आकाश गंगा, इस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मांड अगर ये पूरा ब्रह्मांड है तो इसमें असंख्य आकाश गंगा है। इसमें आकाश गंगा कितनी है, ये असंख्य आकाश गंगा है। आप देख सकते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है। पूरे ब्रह्मांड का निर्माण अनगिनत आकाश गंगाएं जो गैलेक्सी है, इन सबों से मिलकर हमारा क्या बना है, आकाश गंगा बना है, ठीक है दोस्तों।
ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। ब्रह्मांड का विशालता जो है ये कितनी बड़ी है, इसका कल्पना करना मुश्किल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी अभी नहीं है कि ब्रह्मांड की जो आकार है, शेप है, साइज है, वो कैसी है। यह आज तक इस रहस्य को किसी भी खगोलविद के द्वारा, किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त किया। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग सभी क्या है? एक इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं कि ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध क्या है? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। जैसे बिल्कुल आप दोस्तों सौर मंडल में बताया मैंने, सूर्य 8 ग्रह, उसके उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड है, तो उसी का एक भाग है हमारा सौर मंडल आकाश गंगा यानी मिल्की वे का भाग है। मैंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है बहुत सारे मिल्की वे यानी बहुत सारे आकाश गंगा यानी बहुत सारे गैलेक्सी से मिलके बने हैं। उसमें से उस ब्रह्मांड के एक गैलेक्सी यानी हमारा कौन सा गैलेक्सी है? आकाश गंगा मिल्की वे है। उस मिल्की वे यानी आकाश गंगा का एक भाग क्या है? उसमें सौर मंडल है। उस सौर मंडल में भी एक ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी का हम लोग एक पार्ट है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और लाखों आकाशगंगाएं मौजूद है। इस चित्र का आपका स्थान कहाँ है? अब देख सकते हैं दोस्तों, ये मुझे लगता है कि ये देखिए ब्रह्मांड है। यहाँ पे फिगर में भी बताया ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आकाशगंगा है। उसमें से एक आकाशगंगा क्या है? हमारी मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है। ठीक है, मिल्की वे दुग्ध मेखला है जिसमें हम लोग रहते हैं। और उस दुग्ध मेखला में यानी कि मिल्की वे में हमारा क्या है? एक सौर मंडल है। हमारा क्या है? सौर मंडल है। हमारा क्या है? एक सौर मंडल। उस सौर मंडल में भी एक ग्रह है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। उस पृथ्वी में हम लोग हैं, यानी कि देख सकते हैं कि हमारी हैसियत जो है कितनी छोटी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे जो अभ्यास हैं आप इतने अच्छे तरीके से समझाया गया इस चैप्टर को, आसानी से इस प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। ऐसे ग्रह और तारे में क्या है, जैसे मैंने आपको बड़े सरल और सहज तरीके में बताया कि ग्रह के पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, तारों के पास अपना प्रकाश होता है। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार मैंने ट्रिक भी बताया दोस्तों। तो आप इसको अभ्यास को एक बार खुद से बनाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बन पाए। अगर दोस्तों नहीं हो पाते हैं, अगर कहीं परेशानी है, तो आप बिल्कुल मुझे मेरे इस चैनल पे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज कर सकते हैं, मैं उसका अवश्य ही जवाब दूंगा। सो धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बिल्कुल कमेंट करें। और आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर जितना जल्दी से जल्दी हूँ कोशिश करूँगा, बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो है एक सब्जेक्ट का जो है एनसीईआरटी की जितनी भी सब्जेक्ट हैं और जितना भी क्लासेस है 6 to 12 तक, मैं आपको बड़े ही सरल और सहज विथ ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। हो सके दोस्तों, कहना तो मैं नहीं चाहूँगा, अगर हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो। सो थैंक यू।